14 फरवरी 2019 की दोपहर पुलवामा की सड़क पर चल रहा सीआरपीएफ का लंबा काफिला सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे पहाड़ किसी आने वाले तूफान को पहले से महसूस कर रहे हों। जवान बसों में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर घर बात कर रहे थे। किसी ने खिड़की से बाहर झांककर बर्फीली ढलानों को देखा और कहा, पोस्टिंग खत्म होते ही घर चलेंगे। ठीक उसी समय सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी धीरे धीरे काफिले के समानांतर आ रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियां चलती ही रहती हैं। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ, उसने देश की धड़कन रोक दी। एक भीषण विस्फोट, आग का गुबार, धुआं, टूटे शीशे और सन्नाटा जो चीखों से भरा था। कुछ मिनटों में 40 जवान शहीद हो चुके थे और टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी दौड़ रही थी। 22 अप्रैल 2025 की सुबह बैसरन घाटी में हवा सामान्य थी। पहाड़ों पर धूप उतर रही थी और पर्यटक तस्वीरें खिंचवा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये वादी चीखों से भर जाएगी। अचानक 5 से 6 हथियारबंद आतंकी भीड़ के बीच आकर लोगों को रोकने लगे। उनसे नाम और धर्म पूछने लगे। जिसने खुद को हिंदू बताया, उसे वहीं गोली मार दी गई। कुछ से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ ही देर में 26 बेगुनाह लोगों की लाशें घास पर पड़ी थीं और घाटी में सिर्फ सन्नाटा बचा था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े फ्रंट ग्रुप टीआरएफ पर आई और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। दिल्ली में उसी शाम आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूद थे। कमरे में माहौल भारी था। दीवार पर बड़े स्क्रीन पर पहलगाम की तस्वीरें चल रही थीं। मोदी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि इस बार जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। खुफिया एजेंसियों को तुरंत सक्रिय किया गया। रॉ और तकनीकी एजेंसी नेट्रो ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ढांचों की रियल टाइम लोकेशन जुटानी शुरू की। ड्रोन, सैटेलाइट और ह्यूमन इंटेलिजेंस सब एक साथ काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में 21 संदिग्ध ठिकानों की सूची तैयार हुई। उनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए। ऑपरेशन का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम में भावनात्मक ताकत थी, क्योंकि पहलगाम में जिन महिलाओं ने अपने पति खोए थे, उनके माथे का सिंदूर उजड़ गया था। 5 मई तक पूरी ब्लूप्रिंट तैयार थी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना के रफाल, मिराज और सुखोई MKI जेट्स सीमाओं के भीतर रणनीतिक पोजीशन ले चुके थे। हर पायलट के हेडसेट में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, प्रिसीजन। रात 1:05 पर पहला सिग्नल मिला और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास सवाई नाला कैंप पर पहली मिसाइल दागी गई। कुछ ही सेकंड में इमारतें आग के गोले में बदल गईं। फिर कोटली, भिंबर और अन्य ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले शुरू हुए। पाकिस्तान के सियालकोट और मुरीदके के कैंप्स पर भी लंबी दूरी की मिसाइलें दागी गईं। मुरीदके का वही परिसर जहां कभी अजमल कसब जैसे हमलावरों को प्रशिक्षित किया गया था, अब धुएं में बदल रहा था। बहावलपुर में जैश के मुख्यालय पर सुपरसोनिक प्रहार हुआ। ये वही नेटवर्क था जिसका नेतृत्व मसूद अजहर करता रहा है। धमाकों की गूंज सीमाओं के पार तक सुनाई दी। पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 25 मिनट लगे, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों तक याद रखा जाना था। 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। कुछ शीर्ष कमांडर भी ढेर हो गए। इस बीच दिल्ली के वॉर रूम में हर सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही थी। सैटेलाइट फीड्स पर जलते ठिकाने दिखाई दे रहे थे। ऑपरेशन खत्म होते ही भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया कि ये प्रिसाइज और नॉन सिविलियन टारगेटेड स्ट्राइक थी। अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव, वायुसेना और सेना की महिला अधिकारियों ने वीडियो सबूत साझा किए। संदेश साफ था कि ये आतंक के खिलाफ कार्रवाई है, किसी धर्म या देश की जनता के खिलाफ नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात पाकिस्तान ने जवाबी कोशिश में ड्रोन और मिसाइलें दागी। जम्मू, पंजाब और गुजरात के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पहले से सतर्क थी। राडार पर जैसे ही अज्ञात ऑब्जेक्ट दिखे, इंटरसेप्टर मिसाइलें सक्रिय हो गईं और करीब 50 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। LOC पर गोलाबारी भी हुई, जिसमें कुछ नागरिकों की जान गई और एक भारतीय सैनिक शहीद हुआ। तनाव चरम पर था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसका मकसद केवल आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों से बात कर स्थिति स्पष्ट की। धीरे धीरे हालात नियंत्रण में आने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि यदि भारत आगे कार्रवाई नहीं करेगा तो वे भी रुकेंगे, पर LOC पर छिटपुट फायरिंग जारी रही।
भारत ने संयम और सख्ती दोनों का संतुलन बनाए रखा। पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि न्याय की शुरुआत थी। घाटी में अब भी उन 26 लोगों की याद में मोमबत्तियां जलती हैं, लेकिन लोगों की आंखों में डर की जगह एक दृढ़ विश्वास है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने ये संदेश दे दिया कि सीमा पार छिपे ठिकाने सुरक्षित नहीं है। कहानी सस्पेंस, दर्द और निर्णायक जवाब की थी। एक ऐसी रात की थी जब पहाड़ों के पार बैठे लोग सो रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास करवट लेने वाला है। और जब सुबह हुई तो नक्शे पर कुछ ठिकाने सिर्फ धुएं के धब्बों में बदल चुके थे। ये अध्याय अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकवाद की चुनौती अब भी मौजूद है। लेकिन उस रात ने यह साबित कर दिया कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार होती है तो जवाब भी असाधारण होता है। 14 फरवरी 2019 की दोपहर पुलवामा की सड़क पर चल रहा सीआरपीएफ का लंबा काफिला सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे पहाड़ किसी आने वाले तूफान को पहले से महसूस कर रहे हों। जवान बसों में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर घर बात कर रहे थे। किसी ने खिड़की से बाहर झांककर बर्फीली ढलानों को देखा और कहा, पोस्टिंग खत्म होते ही घर चलेंगे। ठीक उसी समय सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी धीरे धीरे काफिले के समानांतर आ रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियां चलती ही रहती हैं। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ, उसने देश की धड़कन रोक दी। एक भीषण विस्फोट, आग का गुबार, धुआं, टूटे शीशे और सन्नाटा जो चीखों से भरा था। कुछ मिनटों में 40 जवान शहीद हो चुके थे और टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी दौड़ रही थी। दिल्ली में साउथ ब्लॉक के भीतर शाम ढलने से पहले आपात बैठक बुला ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत चेहरे के साथ बैठे थे, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि ये शांति तूफान से पहले की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल में पहली रिपोर्ट रखी, जिसमें बताया गया कि हमला आत्मघाती था और इसके पीछे सीमा पार से संचालित संगठन का हाथ है। खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीनों के संचार डेटा, फंडिंग चैनल और संदिग्ध गतिविधियों की फाइलें टेबल पर रख दी। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, बल्कि संदेश का था। क्या जवाब ऐसा हो जो भविष्य के हमलों को रोके? और लैस आतंकवादी समुद्र के रास्ते शहर में दाखिल हो चुके हैं। उधर स्टेशन पर अफरा तफरी मच चुकी थी। बाद में पता चला कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। निर्दोष लोग जो अपने घरों को लौट रहे थे, अचानक गोलियों की आवाजों और चीखों के बीच फंस गए। कैमरे कांप रहे थे। 26 नवंबर 2008 की वो रात आज भी मेरे जहन में जिंदा है, जब मैं पहली बार समझ पाया कि खौफ किसे कहते हैं। उस समय मैं अपने दोस्त आर्यन के साथ मुंबई में था। समुद्र की ओर खुलती खिड़की से आती नमकीन हवा हमें सुकून दे रही थी और हम दोनों अगले दिन की मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमकी कि शहर के कई इलाकों में गोलीबारी की खबर है। पहले तो हमें लगा कि ये कोई गैंग वॉर होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में खबरें साफ होने लगीं कि हथियारों से लैस आतंकवादी समुद्र के रास्ते शहर में दाखिल हो चुके हैं। उधर स्टेशन पर अफरा तफरी मच चुकी थी। बाद में पता चला कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। निर्दोष लोग जो अपने घरों को लौट रहे थे, अचानक गोलियों की आवाजों और चीखों के बीच फंस गए। कैमरे कांप रहे थे, रिपोर्टर खुद डरे हुए थे और हर चैनल पर बस एक ही सवाल था, ये लोग कौन हैं और कितने हैं? तभी एक और खबर आई कि दक्षिण मुंबई के मशहूर ताजमहल पैलेस होटल में भी हमलावर घुस चुके हैं। होटल के अंदर विदेशी मेहमान, शादी में आए परिवार और स्टाफ सब बंधक बन चुके थे। आग की लपटें ऊपरी मंजिलों से उठती दिखाई दे रही थीं और काली धुएं की मोटी परत समुद्र की ओर फैल रही थी। उस रात मोबाइल नेटवर्क बार बार ठप हो रहा था। हर कॉल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, क्या तुम सुरक्षित हो? मेरे दोस्त की बहन उसी होटल में काम करती थी और उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। हम टीवी से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। तभी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चली, जिसमें 2 हमलावर कंधों पर बंदूकें लटकाए ठंडे चेहरे के साथ प्लेटफॉर्म पर चलते दिखाई दे रहे थे। बाद में उनमें से एक की पहचान अजमल कसाब के रूप में हुई। लेकिन उस रात वो सिर्फ एक साया था जो मौत बनकर शहर में घूम रहा था। पुलिस के पास सीमित संसाधन थे। शुरुआती घंटों में स्थानीय पुलिसकर्मी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के ही मुकाबला कर रहे थे। कई बहादुर अफसर शहीद हो चुके थे।
हर गुजरते मिनट के साथ डर और गहराता जा रहा था। होटल के अंदर फंसे लोगों की कुछ कॉल्स मीडिया तक पहुंची। एक महिला रोते हुए कह रही थी कि हम कमरे की लाइट बंद करके बाथरूम में छिपे हैं, बाहर कदमों की आवाज आ रही है, कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद लाइन कट गई। उस खामोशी ने पूरे देश को हिला दिया। समुद्र किनारे की सड़कों पर सायरन गूंज रहे थे। कमांडो यूनिट को दिल्ली से बुलाया गया और सुबह होते होते नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के काले कपड़ों में सजे जवान एयरपोर्ट से सीधे ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। लेकिन तब तक शहर की कई इमारतें जंग के मैदान में बदल चुकी थीं। होटल की खिड़कियों से कभी-कभी गोलियों की चमक दिखाई देती, बीच बीच में धमाके होते और लोग सहम जाते। मीडिया लाइव प्रसारण कर रहा था। हर भारतीय सांस रोके बैठा था। मेरे दोस्त के घर में टीवी के सामने पूरा परिवार जमा था। उसकी माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी और हर बार फोन की घंटी बजते ही सबका दिल धड़क उठता। दूसरी ओर अस्पतालों में खून से सने स्ट्रेचर लगातार अंदर जा रहे थे। डॉक्टरों की टीम बिना रुके काम कर रही थी। खून की कमी पड़ने लगी तो लोग रात के 2 बजे भी लाइन में खड़े होकर रक्तदान करने लगे। ये शहर जो कभी नहीं सोता, उस रात डर के कारण जाग रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। ऑपरेशन लंबा खिंचता गया। एक एक मंजिल को सुरक्षित घोषित करने में घंटों लग रहे थे। कमांडो सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते, हर कमरे का दरवाजा तोड़कर देखते कि कहीं कोई बंधक तो नहीं। हर बार अंदर जाने से पहले ये खतरा रहता कि सामने से गोली आ सकती है। होटल के गलियारों में टूटे शीशे, बिखरा सामान और सन्नाटा था। कभी कभी किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती तो दिल कांप जाता। तीसरे दिन की सुबह तक पूरा देश थक चुका था, लेकिन ऑपरेशन जारी था। आखिरकार खबर आई कि आखिरी हमलावर को भी ढेर कर दिया गया है। होटल से धुआं कम होने लगा और धीरे धीरे बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। जब मेरे दोस्त की बहन बाहर आई तो उसका चेहरा राख और धुएं से काला पड़ चुका था। आंखों में खौफ अब भी जिंदा था। उसने बताया कि कैसे वे घंटों तक एक स्टोर रूम में छिपे रहे, कैसे बाहर से आती गोलियों की आवाज हर सेकंड मौत का एहसास कराती रही और कैसे उन्हें लगा था कि शायद वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए, अनगिनत परिवार बिखर गए, लेकिन साथ ही पूरे देश ने एकजुट होकर यह भी दिखा दिया कि आतंक का जवाब साहस से दिया जाता है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि हमलावरों ने कई दिनों तक तैयारी की थी। समुद्र के रास्ते छोटी नाव से आए थे और शहर के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाया था। लेकिन उस रात जो सबसे ज्यादा याद रह गया वो था आम लोगों का साहस। टैक्सी ड्राइवर जो घायलों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचा रहे थे, होटल स्टाफ जो खुद खतरे में होते हुए भी मेहमानों को बचाने में जुटे रहे, पुलिसकर्मी जो सीमित साधनों के बावजूद डटे रहे, और कमांडो जिन्होंने जान की परवाह किए बिना अंदर जाकर बंधकों को बाहर निकाला।